बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूं तस्कीन फातिमा आर्ट्स वाली और मेरा ताल्लुक इंटरनेट की दुनिया से। खुशामदीद कहती हूँ तमाम व्यूअर्स को अपने शो में जिसका नाम है आर्टिस्ट इन साइंस। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी लाइफ आती है तो किसी न किसी मोअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम करती हूँ। तो आज भी हमारे साथ हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका नाम है महरीन ट्रेनिंग वाली। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। आए इनसे बात करते हैं, इनको सुनते हैं इनकी लाइफ जर्नी के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं महरीन आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से। जबरदस्त, यानी आप खैर खैरियत से। तो सवालात स्टार्ट करने से पहले आप अपना तारुफ करवाएं व्यूवर्स को। जैसे कि मैंने आपका तारुफ करवाया, इस्लामाबाद से हैं, तो व्यूवर्स जान सके इस्लामाबाद के कौन से शहर से हैं और क्या करती हैं और क्या सीख रही हैं। जी थैंक यू सो मच तस्कीन, आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं इस्लामाबाद से नहीं, मैं फैसलाबाद से हूँ। और मैं महरीन ट्रेनिंग वाली, कैनवा फाइबर एक्सपर्ट और सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ। आज से 2 साल पहले मैं जो है वो इस जर्नी पे, ऑनलाइन जर्नी पे जो है वो मेरा आगाज हुआ था। फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है और दो मेरी माशाल्लाह बेटियां हैं। माशाल्लाह, असल में ना मेरे ज़हन में ना इस्लामाबाद आ रहा है तो मैंने फैसलाबाद को भूल गई है। तो सॉरी, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो पहला सवाल तो यही कि आपने मतलब कैसे आगाज़ किया, कैसे शुरुआत की कि मैं ये मतलब काम करूँ, इस फील्ड में आऊँ और अपने नाम के साथ ट्रेनिंग वाला लगाऊँ? जी मैं एक्चुअली कुछ करना चाह रही थी। घर पे मसरूफियत जो है वो कम हो गई थी, मतलब मेरी दोनों बेटियां जो है वो स्कूल गोइंग हो गई थी। तो उसकी वजह से मैं जब फ्री बैठ रही थी तो मैंने कहा बजाय इसके कि इस टाइम को मैं सिर्फ ट्रोलिंग पे, फेसबुक वीडियोस, रील्स और फोन पे गपशप लगाने के अलावा मैं इसको कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, कैसे इससे फायदा हासिल कर सकती हूँ। मैं काफी अरसे से, मुझे जो है ना, मेरे यहाँ पे इन लॉज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अमेजोन पे वर्किंग कर रहे थे, कुछ फ्रीलांसर्स हैं। तो उनसे मैं पूछती थी कि मुझे थोड़ा थोड़ा बताया करो कि मैं किस तरीके से इस फील्ड में आ सकती हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं टोटली फ्री हो गई तो उसके बाद मैंने ये जर्नी शुरू की अमेजोन से। लेकिन अमेजोन पे मुझे ये नहीं पता था कि हमेशा आपको हर चीज सीखने में मेंटोरशिप की जरूरत जरूर पड़ती है। तो उसको मुझे 6 महीने हो गए थे। मैं जानना चाहती थी इसके बारे में, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आता था, बिकॉज आई डोंट हैव मेंटोर एट दैट टाइम। तो अब मैं देखते देखते एक दिन मुझे 1 अक्टूबर को सर रेहान की वीडियो मिली थी कैनवा फाइबर से रिलेटेड। तो मैं मतलब समझ लें कि मैं आधी नींद में थी लेकिन पूरी जाग गई कि हाँ, यही वो काम था जिसकी मुझे तलाश थी और इसको मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट डे उनको मैसेज किया था और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे मैसेज का रिप्लाई किया और फिर सर रेहान, सर अमीर से मुझे जो है वो कनेक्ट कर दिया था। ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बारे में बताया। तो आप जैसे कि मतलब घरेलू हाउसवाइफ रही थे, उसमें क्या प्रॉब्लम आती जब आप ये काम कर रही होती वो भी? तो आपको कभी प्रॉब्लम आई कि मैं अभी सोशल मीडिया में आ गई हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी? कभी ऐसी सीन हुआ आपके साथ? बेसिकली मुझे जो है वो वक्त की कदर का, मुझे लगता है कि मुझे शुरू से थोड़ा ज्यादा वो एहसास है। मैं बच्चों को शुरू से ट्रेन किया हुआ है कि आपका ये टाइम टेबल है। मतलब वो 1 साल के थे तब से वो टाइम टेबल के थ्रू ही चलते हैं। तो मुझे टाइम टेबल के थ्रू चलना, खुद को चलाना भी बहुत पसंद है शुरू से। तो उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड को ज्वाइन किया तो मैंने कहा ये कौन सा ऐसा टाइम है जिसके ऊपर मैं इसको सेट कर दूं ताकि मेरे बाकी शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने फिर उस हिसाब से इसको टाइम के साथ साथ मैनेज करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ना घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, ना मेरे कोई भी काम में दखल अंदाजी होती, क्योंकि मैंने टाइम को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलाया हुआ है। ओके, बेस्ट, सुपर।
अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट है कि मतलब सर रेहान के बारे में बहुत से लोग तनकीद करते हैं कि जैसे आपने कहा कि मैंने जब उनकी वीडियोस वगैरह देखी तो मैंने उनको मैसेंजर में बातचीत की तो उन्होंने फ़ौरन रिप्लाई दिया। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा फेक है, हमने बहुत कोशिश की है कि हम सर रेहान से राब्ता करें लेकिन वो राब्ता में होते नहीं है। तो उनकी एकेडमी में भी मतलब राब्ते में जैसे सर दौलत हैं टेलर वाले, उनसे भी राब्ता किया तो कोई यानी तवज्जो नहीं है, ना ही जवाब दे रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे कह सकती है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि इतनी तनकीद की गई है सर रेहान के बारे में कि हम बता नहीं सकते कि क्या क्या बोला गया। उनको बोला कि ये झूठ है, ये दो लोगों को भटका रहा है, मीडिया में ला रहा है, और मतलब जो लड़की हैं उनको भी इस तरह से कह रहा है कि आओ सोशल मीडिया में और अपना काम करो घर घर में जैसे बैठकर। तो मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगी कि वाकई में? बेसिकली तनकीद और तंज का जो मैं कहती हूँ कि ये जो होता है फेज होता है, ये हर उस इंसान के साथ ज्यादा होता है जो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। ठीक है, आप चाहे अंबिया कराम के जमाने से देख ले कि उनको भी इस चीज ने जो है वो बचा के नहीं रखा, वो भी इस सारे फेज से गुजरे हैं। और जितने लोग अच्छे कामों की तरफ जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको ज्यादा प्रेशराइज फेस करना पड़ता है, ज्यादा उनको जो है ना वो मतलब अच्छे कामों की सजाएं भुगतनी पड़ती है, जो कि रास्ते में आती जाती हैं। लेकिन क्योंकि उनका मिशन बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका गोल बहुत बड़ा है, क्योंकि उनकी उनका विजन बहुत हाई है, तो उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम रोड पे चल रहे होते हैं तो रोड हर जगह से स्मूथली नहीं आती, हमें कभी स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, कभी पत्थर मिलते हैं, तो हम अपना रास्ता और तो नहीं कर लेते, हम वहां रुक तो नहीं जाते कि भाई ये स्पीड ब्रेकर है इसको कैसे पार करना है, तो हम पार करते ही जाते हैं। इसी तरीके से ये लोग हैं। तो मैं इनके लिए यही कहती हूँ, किसी ने अच्छा किसी ने बुरा जाना हमें, जिसकी जितनी सोच थी उतना पहचाना हमें। तो जिसकी जितनी सोच है वो उसको उस साइड पे लेके जाता है। सो जो लोग पहचान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी जिंदगी को तब्दील करते हुए जा रहे हैं और हमेशा ही उनके एहसानमंद रहेंगे। बड़े बड़े नामों में शामिल है कि वो सर रेहान के नाम से अपने नाम को जो है वो अपने काम को उनके नाम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनकी गाइडेंस से बहुत सारे सितारे जो है वो सामने आए। तो ऐसे लोगों की फिर अहमियत खत्म हो जाती है। ज़बरदस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन जब मैंने एक इंटरव्यू लिया था उसमें एक शख्स से कहा, यानी मैंने सुना था इंटरव्यू में कि हमारी फ़ील्ड की मतलब फैसिलिटेटर हैं, उन्होंने कहा कि सर रेहान बूढ़ों को नहीं लेता है, सिर्फ़ नौजवानों को लेता है और जो यंग है, जो नई यूथ आ रही है उनको लेता है, सिर्फ़ सिलेक्ट करता है। क्या आपको लगता है जैसे कि अभी आपने भी उनको मैसेज किया तो उन्होंने आपको भी गाइड कर रहे हैं, आपको भी सिखाया जा रहा है किस तरीके से करना है और सीखना है, यानी जैसे फ्रीलांसिंग का कोर्स भी साथ में फाइवर भी कैनवा भी ये चीज़ें सिखा रहे हैं। आप क्या कहती हैं कि उन्होंने ऐसी बात कही होगी कि बूढ़ों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बूढ़े भी अच्छे खासे दिमाग चला लेते हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली उनका जो मैं मकसद समझ पाई हूँ ना वो ये कि बूढ़ों को इस लाइन पर लगाते हुए, मतलब एक 70 साल का माइंड सेट है, ठीक है, उसको आपने बिल्कुल बदलना है, बिल्कुल तब्दील करना है। तो वो पहले 70 साल को डिलीट करेंगे, उसके बाद वो नए पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो कि 40 साल की या 30 साल के मर्द हजरात या 30 साल की खवातीन को इस रास्ते पे लगाने में इतनी मुश्किल होती है, तो सोचे 70 साल के जो माइंडसेट है उसको डिलीट करने में कितना टाइम लगता होगा। तो ये उनका जो पैटर्न है कि छोटे बच्चों से यानी जवानों से ये काम लेना कि उनके विजन को वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, वो ज्यादा से ज्यादा आगे लेके चले। क्यों? क्योंकि उस उनको सिखाना, उनके माइंडसेट को तब्दील करना उनके लिए इजी है। और जो कि बुजुर्गों का माइंडसेट है उनको तब्दील करना इज फार मोर डिफिकल्ट देन अदर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वजह से, या मुझे लगता है कि हकीकत ही ये है कि वो इस वजह से इनको लेकर चलते हैं कि इनका माइंडसेट चेंज करना आसान है। उनका मेमोरी डिलीट करना, पिछले 60 सालों की मेमोरी को डिलीट करना और नए माइंडसेट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया है कि बूढ़ों और नौजवानों के दरमियान का। तो आपसे अगला सवाल है, जैसे कि आपने कहा है फाइवर, तो आपने अभी तक फाइवर में किस तरीके का काम किया और वो ट्रेनिंग किस तरीके से ले रही हैं फाइवर पर? जी, मैं फाइवर पर हम हमारे स्कूल में, यानी कि अमीर पॉपकॉर्न वाला जो ऑनलाइन स्कूल है, मैं उसकी प्रिंसिपल हूँ। तो हम जो उनको ये ट्रेनिंग देते हैं वो फाइवर की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ सोशल मीडिया पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि फाइवर इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। ये नहीं है कि वहां इम्पॉसिबल है उस रास्ते पर चलना, आसान है, लेकिन उसको ज्यादा वक्त देना पड़ता है, उनके टाइमिंग्स हमारे टाइमिंग्स से मैच नहीं करते। तो इस वजह से थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम जो है फाइवर को साइड बिजनेस और उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा जो तमाम फोकस है वो ज्यादातर टीचिंग का है। मैं ट्रेनिंग देती हूँ फॉर एबीसीडी फ्रीलांसिंग की टीचर्स बनाने पे। मैं ट्रेनिंग देती हूँ कि आप इस जिंदगी में नेगेटिविटी को कैसे साइड पे रख के पॉजिटिव रास्ते पर चलेंगे। और दूसरा हमारा ज्यादातर जो फोकस है, मेरा जो ज्यादातर फोकस है वो टीचिंग के जुमरे में ज्यादा आता है, क्योंकि जो सर अमीर है वो जहां भी हमें लेकर जाना चाहते हैं, जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपने इस रास्ते को फॉलो करना है, इधर नहीं आना, इधर आपने रुक जाना है, तो हम उन्हीं के नक्शे कदम पर जो है वो आज तक चलते आ रहे हैं। और ये नाम भी मुझे उन्होंने ही प्रोवाइड किया है। सुपर, यानी आप ट्रेनिंग देती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं, जितने भी आपके चार्ज वगैरह या स्टूडेंट्स हैं, तभी आपने ये नाम भी वहीं से रखा कि ट्रेनिंग वाली रख दूँ। आपको पता है मैंने क्या सोच के आपको इनवाइट किया था? मैंने कहा कि ये ट्रेनिंग देती है, तो इनसे पूछते कि ट्रेनिंग वाली क्यों रखा, आखिर है क्या वजह? तो आज वजह भी पता चल गई कि आप बच्चे को ट्रेनिंग देती हैं, उनको गाइड करती हैं, ज़बरदस्त, सुपर। तो आपसे अगला सवाल है कि जैसे कि फैसलाबाद में बहुत से स्कूल हैं और कराची में, और जैसे कि कुरंगी स्कूल है सर रेहान का, तो इनमें क्या फ़र्क है? आपको क्या लगता है कि जो कुरंगी है ये हटकर है सबसे, इसमें बच्चों को मोबाइल से सिखा रहे हैं, लैपटॉप से सिखा रहे हैं, और जो दूसरे स्कूल है इसमें सिर्फ नोट्स बुक्स और पेंसिल से पढ़ाया जाता है, यानी लिखाया जाता है, रीड करवाया जाता है? और क्या आपको लगता है कि ये भी चीज़ ज़रूरी है? जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये ही चीज जरूरी है। बाकी जो किताबी बातें हैं वो कहीं भी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, यानी उसका अमल दखल पूरी जिंदगी में कहीं आता ही नहीं है। आप देखें कि जब 10 साल लगा के एक बच्चा मैट्रिक करता है, ठीक है, तो आगे उसको किसी भी फील्ड में जाना है तो वो ब्लैंक खड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या बनना है, उसने क्या करना है। जी, अम्मा ने कह दिया है उनकी ख्वाहिश है डॉक्टर बनना है, अब्बा ने कह दिया उनकी ख्वाहिश है ये करना है, लेकिन उन्हें उसे खुद नहीं पता चलता कि उसने क्या फील्ड अपनानी है, उसने क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि जब हम 10 साल बाद निकले किसी इदारे से तो आपको ये पता लगे कि आपका विजन, आपका रास्ता कौन सा है। मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे कि जो जिन्होंने पीएचडी करने के बाद ये कहा कि मेरी तो ये फील्ड ही नहीं है, मैंने तो आर्किटेक्ट बनना है, मुझे तो आर्किटेक्चर पसंद है। तो वो फिर इतनी डॉक्टर बन के भी आप उस फील्ड को चुने कि जिसमें आपका इंटरेस्ट तो था, लेकिन आप किसी के कहने पे या किसी के प्रेशर में आके या किताबों में या जमाने की उससे आप चल रहे थे कि भाई मैंने जो है वो डॉक्टर बनना ही बनना है, क्योंकि अम्मा ने कह दिया, क्योंकि अब्बा ने कह दिया, तो मैंने डॉक्टर बनना है, क्योंकि किताबों ने मुझे ये बताया कि भाई इसी फील्ड में आपकी जगह है। लेकिन वो इतने अरसे बाद ये जान पाते हैं कि भाई मेरी तो फील्ड ही आर्किटेक्चर थी, मैं तो यहाँ पढ़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था। तो सर रेहान इतने से बच्चों को ये बता रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा विजन क्या है, तुम इस मुल्क को कैसे तब्दील करोगे, तुम अपने हालात को कैसे बदल सकते हो। तुम इस एआई के दौर में, इस जो न्यू एरा है इसके दौर में आप एक बजाय इसके कि कंप्यूटर की तरफ निकले, आप किताबों की तरफ निकलते जा रहे हैं। और मईशत का हाल ये है कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे।
تو بجائے اس کے کہ ہم اور غربت کا شکار ہوں اور کسی کے انڈر یعنی ماتحت ہو کے ہی چلتے رہے، ہم کیوں نہ انڈیپینڈنٹ راستے کو چنیں، تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو یہ گول پتا، ان کے مائنڈ سیٹ بنے ہوئے ہوں کہ بھائی انہوں نے آگے اپنے لیے کیا چننا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے کتابی دنیا میں، اور یہ ڈفرینس ہے پریکٹیکلی سر ریحان کے اسکول میں۔ زبردست، بہت ہی بہترین اور زبر طریقے کا آنسر دیے کہ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ مطلب آپ نے جو آنسر دیے ان کو علم ہوگا، اور ان کو جو مطلب ان کی جو سوچ ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اور آپ سے اگلا سوال ہے کہ جیسے کہ میں 0 لیول میں تھی، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، یعنی کہ یہاں تک کہ مجھے موبائل بھی چلانا نہیں آتا تھا، مجھے ابھی 2.5 مہینے ہو چکے ہیں میری ٹریننگ ہو رہی ہے، تو اس میں مطلب ایز اے فیسیلیٹر کے طور پہ مقرر کیا گیا ریحان فارم ہاؤس کیمپس میں۔ تو اس دوران ہم سے کہا گیا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں، یعنی آپ نے کتنا سیکھ لیا، بار بار ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے سیکھا ہے۔ میں نے ان کو ہمیشہ کہا ہے میں 0 لیول میں، تو مطلب سر ریحان کہتے ہیں کہ جو 0 لیول والا ہے میرے پاس آئے، میں اس کو پورا 100% کر دوں گا اسے، یعنی اسے سکھاؤں گا 100%۔ اور جو مطلب بہت سی باتوں کی گئی لوگوں نے کہ نہیں وہ لوگ ایسے 0 لیول والے کو نہیں لیتے، اور مطلب جو یعنی پرفیکٹ بندوں کو لیتے، لیکن سر ریحان نے جیسے کہ ایک انٹرویو میں کہا کہ میں 0 لیول والے کو لینا چاہتا ہوں، 100% والے کو نہیں لینا چاہتا ہوں، جو 100% والے ہیں وہ خود جا کے کسی اور کو سکھائیں تاکہ وہ لوگ بھی سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ تو آپ کا بھی ماننا یہ ہے کہ سر 0 لیول والے کو لے رہے ہیں؟ بالکل ہمارے اچھا، میں 0 لیول کا مطلب میں کہہ رہی ہوں میٹرک پاس، 0 لیول کو ہم یہی کہتے ہیں میٹرک پاس۔ تو آپ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ میٹرک پاس کو نوکری کیوں نہیں ملتی ہے، یا سر ریحان نے صرف میٹرک پاس والوں کے لیے ہی یہ فیلڈ رکھی گئی ہے؟ جی اس میں وہی بات شامل آ جاتی ہے کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ جب اچھی طریقے سے ایک چیز کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، یعنی کہ جب آپ بزرگوں کو لیں گے یا بڑی ایج کے بندوں کو لیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے آپ سے زیادہ سیکھا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ میرا یہ راستہ، تو آپ اس کو کیسے تبدیل کریں گے؟ تو سر ریحان کہتے ہیں کہ آپ کیونکہ بہت ہم سے زیادہ جانتے تو آپ وہ سکھانا شروع کر دیں۔ وہ بچے جو خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے اندر یہ راستہ تھا، یہ تلاش تھی کہ ہم خود کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، تو آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں کہ ہم نے یہ عزم کیا، ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پسند ہے کہ جو جس راستے پر ہمارا مینٹور، ہمارا استاد ہمیں لے کر چل رہا ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ بہترین راستہ ہے ہمارے لیے۔ تو جب تک ہم ان کو مانیں گے نہیں، ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے بات کو حکم کا درجہ نہیں دیں گے، تب تک ہم نہیں خود کو بدل سکتے۔ تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ 0 لیول کے بندے کو نہیں لیتے، تو وی آر آن 0، میں 0 پہ تھی، آپ 0 پہ تھی، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں لے لیا تو ان کو اس لیے نہیں لیا کیونکہ انہوں نے سیکھنے کی وہ جو جستجو تھی نا وہ ان میں کم تھی۔ جس کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے اس کو وہی جو ہے وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جس راستے کی تلاش تھی ہم نے وہ راستہ چوز کیا، اور آج ہم اس لیول پہ ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں۔ تو ہم نے 0 سے سٹارٹ کیا، کہ آپ کو موبائل فون بھی نہیں چلانا آتا تھا، آپ کو انٹرویو کا نہیں پتا تھا، آپ کو اسٹیم یارڈ نہیں آتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ 0 پہ تھی نا۔ تو بالکل اسی طرح مجھے یہ سارا کچھ نہیں کرنا آتا تھا کہ اسٹیم یارڈ کو کس طرح چلانا ہے، کیسے آن لائن فیلڈ میں آنا ہے، یہ سارا کچھ تو یہ انہی کی مہربانی ہے کہ آج ہم اس پلیٹ فارم پہ اتنا زیادہ گرو کر سکے۔ تو جس کی جتنی تلاش ہوگی، جس کو جتنی جو ہے وہ اس کی امنگ ہوگی، ایک چاہت ہوتی ہے نا کرنے کی، کر گزرنے کی چاہت ہوتی ہے، تو وہی ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں کہ جس کی چاہت، جس کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس کو جتنی ہے اس کو اتنا مل رہا ہے۔ سپر، بالکل بہترین جواب دیا آپ نے تفصیل سے کہ 0 لیول اور 100 لیول کے متعلق۔ اچھا، آپ سے اگلا سوال ہے، یہ جو بھی مطلب روبوٹک سسٹم آ رہا ہے، آپ اس بارے میں کیا جانتی ہے؟ یعنی جو ہمارے مطلب کہا جائے کہ روبوٹس بنائے جائیں گے، اور ریسٹورینٹ وغیرہ میں ویٹرز کی جگہ یہ مطلب روبوٹس کام کرنا اسٹارٹ کریں گے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہونا جی چاہیے؟ تسکین، آپ کی کیونکہ اگر آواز نہیں آ رہی۔
اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آواز نہیں آ رہی. آپ نے اگر ہیڈ فونز لگائے ہوئے تو وہ ہٹا لیجیے. وہ اصل میں نا شور آتا ہے نا، کوچنگ کے جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ آ رہے ہیں. اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ ہیلو میرین، آپ سن رہے ہیں مجھے؟ میرین، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تسکینہ آپ بول رہی ہیں؟ نہ. اب آ رہی ہے آواز؟ اب بھی نہیں آ رہی؟ واقعی میں آپ کو آواز نہیں آ رہی میری؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو، جی اب جی آپ کو اب آواز بولیے آئی؟ گا. تو آپ سے میں کہہ رہی تھی کہ روبوٹک سسٹم کے بارے میں. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرین، تو میں روبوٹک سسٹم کے بارے میں بات کر رہی تھی آپ سے. آپ کی آواز آ رہی ہے اور شاید میری آپ کو نہیں آ رہی. جی آپ کو آواز آ جی رہی ہے میری؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری؟ اچھا چلیں پھر میں اس کو وائنڈ اپ کروں. ٹھیک ہے، تو میں سے مطلب ختم کر دوں. تسکینہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور آپ نے میرا انٹرویو لیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی دن ہم اس انٹرویو کو دوبارہ سے کر لیں گے. جتنے جی سوالات ہیں ہم اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جب انٹرویو کریں گے تو اس میں ہم شامل کر لیں گے. جزاک اللہ خیر، آپ کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. اس آپ شو کا بھی. اختتام کرتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ. جی، تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ ہی میرین ٹریننگ والی، اصل میں ہمارا مطلب وائس کا مسئلہ ہو رہا تھا، ان کو میری وائس جا نہیں رہی تھی. تو ہم شو کا اختتام کرتے ہیں. میں ہوں تسکین فاطمہ آرٹس والی اور میرے ساتھ تھی میرین ٹریننگ والی. امید ہے آپ نے بہت ساری گفتگو ان کی سنی ہوگی اور ان کو مطلب سیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہی ہے، وہ کیا کہنے والی تھی. تو ابھی تو ہم روبوٹک سسٹم کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن ہم شو کا اختتام کرتے ہیں. دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. شکریہ. پاکستان زندہ باد.